ओके गाइस, आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है सीटेट। ओके, लेवल 1 हिंदी एंड L2 इंग्लिश। पेपर लेवल 1 वालों का ही है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया था और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। तो सबसे पहले हम CDB के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिसेंट थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। बाल विकास का जो क्षेत्र है उसमें हाल ही ये सिद्धांत सुझावित करता है कि जो विकास होता है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से। अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर प्रैक्टिकली देखेंगे तो जो आपका डेवलपमेंट होता है वो जेनेटिक होता है। पेरेंट्स के जीन्स जो है वो बच्चों में जाते हैं। आपकी एजुकेशन कैसी है वो आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। आप किस कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, और जो सोशल आपकी नीतियाँ होती हैं, ठीक है, उनसे भी आपका डेवलपमेंट जो होता है वो प्रभावित होता है। मान लीजिए अगर आप एक ऐसे एरिया, आप एक ऐसे सोशल बैकग्राउंड में रहते हैं जहाँ पे जेंडर को लेके बहुत ज़्यादा बायसनेस है, ठीक है, लड़के से कोई काम करवाया जाता है और लड़कियों को वो काम करने नहीं दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपके विकास को जो है वो प्रभावित करती हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है, बच्चों का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। व्यवस्थित रूप से, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। अव्यवस्थित रूप से, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि विकास का अपना एक क्रम होता है, वो कभी भी अनसिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है नहीं, हर किसी में विकास की दर जो अलग होती है वो बहुत अलग अलग होती है। हर किसी बच्चे का एज ग्रुप के हिसाब से डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है नहीं, डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल में नहीं होता। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 1, कि जो विकास होता है वो व्यवस्थित रूप से होता है, ठीक है, और स्वाभाविक रूप से कैसा होता है, पर्सनल होता है। किसी भी चीज़ को समझने की जो दर होगी वो हर बच्चे में अलग अलग होती है, तो वो कैसा हुआ, पर्सनल। लेकिन होगा क्या, व्यवस्थित रूप से। पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी और बाद में आपका अडल्टहुड आता है। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों में जो समाजीकरण है उसका प्राथमिक फैक्टर कौन सा है और सेकेंडरी फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो जो समाजीकरण होता है किसी भी बच्चे का, वो कहाँ से शुरू होगा, आपकी फैमिली से, ठीक है। सबसे शुरुआती संस्था कौन सी होती है, परिवार, और द्वितीय संस्था कौन सी होगी, आपकी लाइब्रेरी, ठीक है। बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ से होगा, परिवार, क्योंकि परिवार में ही 1000 लोग होते हैं, उनके बीच में बच्चा रह के समाज के जो तौर तरीके हैं उनको सीखता है। और दूसरा पुस्तकालय, लाइब्रेरी में आप बुक्स जो है उनसे चीज़ें सीखते हैं। दूसरा, लाइब्रेरी में आप हजारों लोगों से मिलते हैं। सो लाइब्रेरी जो होती है वो आपका सेकेंड फैक्टर होता है। अभिभावकों का कार्यस्थल नहीं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उस सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। बेसिकली अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो बच्चों को आइडिया लग जाता है। संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये चारों स्टेज आपको याद रखनी पड़ेंगी। पूर्व संक्रियात्मक होती है 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और फॉर्मल 11 से 15, ठीक है। जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है ना, इसमें सबसे मेन चीज़ याद रखिएगा, जो वस्तुएं होती हैं उसका स्थायित्व जो होता है वो इसी स्टेज में डेवलप हो जाता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व होता है, जैसे बचपन में मम्मियाँ टॉय को छुपा लेती थी और बोलती थी चिड़िया ले गया, लेकिन बच्चा इस चीज़ में समझ जाता है कि टॉय जो है वो चिड़िया नहीं बल्कि मम्मी ने छुपा दिया है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें ईगो सेंट्रिसिज्म होता है, नार्सिज्म होता है, आप कुछ संरक्षण जो है उसका अभाव होता है। बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि चीज़ें जो है वो बड़े बीकर में, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ भरी हुई है आधी और एक चौड़ा बीकर है, तो बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि ये फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो दोनों में एक ही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कि प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को लेके बच्चे स्पष्ट रूप से समझ किस एज में बना लेंगे, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें बच्चे क्लियर हो जाते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है जिसमें चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। बेसिकली जब आप जीन पियाजे जो है उन्होंने संज्ञानात्मक थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली थिंकिंग होगी, चिंतन होगा,
उसका जो बेसिक फॉर्मेशन है उसको किस रूप में आप जानते हैं? सहज क्रिया, स्कीमा, संकेत और कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जो जीन पियाजे है उनकी थ्योरी में स्कीमा जो वर्ड है उसको यूज किया गया है। स्कीमा कुछ नहीं होता, दिस इज जस्ट ए बंडल्स ऑफ मेमोरीज। ठीक है, आप किसी भी चीज को एक बार में जो याद रख के दिमाग में उनको संग्रहित करते हैं और एक बंडल सा जो बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्कीमा। ठीक है, आगे चल के अगर आपको मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे कुछ चेंज करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? स्कीमा में चेंज करना। तो स्कीमा क्या है? आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं उन सबको कलेक्ट करके रखना, दैट इज कॉल्ड योर स्कीमा। जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा विकास किसको आकार देता है? सामाजिक विकास आनुवंशिक कारक को आकार देता है, संज्ञानात्मक विकास संस्कृति को, भावात्मक प्राकृतिक कारक को और शारीरिक संवेग को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर, जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको, संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति जो है वो आकार देती है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जो तो थ्योरी थी वो बेसिकली थी भी यही सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी। ठीक है, बच्चा समाज में और संस्कृति के बीच में रह के अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? जो संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, उसको कौन मोटिवेट करता है, मतलब कौन आकार देगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या चीज है जो अफेक्ट करेगी? दैट इज योर संस्कृति। ठीक है, आई जस्ट होप आपको क्लियर हो रहा हो कि जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है उनके अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है उसको जो कल्चर होती है, संस्कृति जो है वो आकार देती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लेव वाइगोत्स्की की जो पूरी थ्योरी है वो संस्कृति के ऊपर मेनली फोकस्ड थी। लेव वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी प्रक्रिया में किसकी भूमिका है जिस पे बल दिया है? तो बेसिकली इन्होंने किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि जो भाषा होती है वो बच्चे की समाज में रह के और ज़्यादा डेवलप होती है। बच्चा समाज के लोगों के बीच में रह के अपनी भाषा पे कमांड करता है। कॉग्निटिव जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अलग चीज़ होती है, इसमें दो चीज़ों को लेकर के मानसिक द्वंद्व चलता है, या तो वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी या फिर वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगी। और जो स्कीमा होता है दैट इज़ अ पैकेट ऑफ मेमोरीज, यानी कि बंडल ऑफ मेमोरी जिसमें आप समय समय पर संशोधन करते रहते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। संज्ञानात्मक विकास जो है उसकी प्रक्रिया में भाषा जो है उस पर बल दिया है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये थ्योरी किसने दी थी? पहले तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी लॉरेंस कोलबर्ग ने। इसके साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? बेसिकली जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे एंड बीएफ स्किनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर जीन पियाजे। जो नैतिक डेवलपमेंट होता है इसके बारे में लॉरेंस कोलबर्ग के अलावा जो जीन पियाजे हैं उन्होंने भी बताया था। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। एक अध्यापक जो है उसको अपनी शिक्षण शास्त्रीय जो प्रविधि है उनके बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, गैर लचीला, लचीला और अनजान। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि जो टीचर है जब वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है या जो शिक्षण शास्त्र की उसका जो भी टीचिंग मेथड है उसका टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए? बिल्कुल रिजिड होना चाहिए, चाहे बच्चों को समझ में आए चाहे ना आए। गलत। गैर लचीला, नॉन फ्लेक्सिबल नहीं, बच्चे की समझ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अनजान नहीं, ये नहीं कि आप बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए कि क्लास में मान लीजिए अगर 50 बच्चे हैं तो एटलीस्ट सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आए, बच्चे जो है उनके हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी हो। आईक्यू जो है उन टेस्ट की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता की वजह से, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन है, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राक्कलन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है जो आईक्यू टेस्ट है हम उनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? तो दियर एबिलिटी टू मीजर ए ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स, नहीं, इस वजह से तो आप कभी भी आईक्यू टेस्ट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्योंकि जब वो ब्रॉड रेंज जो है यानी कि जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी जो कौशल है, अगर उसके एक विस्तृत श्रृंखला को अगर वो माप रहा है तो वो तो अच्छी चीज़ है, ना केवल अकेडमिक बल्कि कोई कोलेक्टिव एक्टिविटीज़ को भी वो माप रहा है। हैविंग एन इम्प्लिसिट वेस्टर्न कल्चर वाइज, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो आईक्यू टेस्ट है उसके मेजरमेंट में हम पाश्चात्य संस्कृति जो है उसका प्रभाव ज़्यादा देखते हैं
और यही रीज़न है हम अपने IQ टेस्ट जो हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो इंटेलिजेंस होता है उस पर आपका सोशल इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन ऑफ कॉग्निशन, जो संज्ञान है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है यानी कि मानसिक जो डेवलपमेंट होता है उस पर आपका जो इमोशंस है उनका फ़र्क पड़ता है। अगर आप अच्छे मूड में होते हो तो आपका पढ़ने का मन करता है, अगर आपका मूड ख़राब है तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से तो क्रिटिसाइज होगा नहीं। किसकी वजह से होगा? जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके प्रभाव से ग्रसित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उस अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ए जो है वो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब इस टीचर जो है वो स्टूडेंट से सफलता की अपेक्षा ही नहीं रखेगा तो लर्निंग इफेक्टिव कैसे हुई? लर्निंग इफेक्टिव तभी होगी जब आप एक अर्थपूर्ण अधिगम के जरिए बच्चों को सक्सेसफुल बनाते हैं। ए यहाँ पे दिया है जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल ढूंढना है, ठीक है, तो वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो कोशिश कर रहा है, तो टीचर को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन वो अपेक्षा ही ना रखे, ये चीज़ गलत है। तो ए सही है, लेकिन आर जो है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जो जेंडर है वो सामाजिक निर्मिति है, जबकि लिंग जो है वो कैसी निर्मिति है? इसका आंसर मैंने गलती से बोल दिया। जो जेंडर होता है आपका वो क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि समाज के द्वारा बनाया हुआ है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। जैसे ये चीज़ बोलना, ये लड़का है, ये बाहर जाके जॉब कर सकता है, ठीक है, ये लड़की है, ये घर से बाहर नहीं जा सकती, ये लड़का है, ये काम कर सकता है, ये लड़की है, ये काम नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें समाज ने बनाई हुई हैं। ठीक है, जबकि जो सेक्स होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर जो होता है, मेल और फीमेल होना जो होता है, ये क्या है? आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। तो जब जेंडर पूछे तो सामाजिक और जब सेक्स पूछे तो बायोलॉजिकल। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम जो है उसको सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? लेट्स सपोज कोई टीचर है, ठीक है, ये एक 15 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा है। अब हर बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटी होगी वो बहुत अलग अलग होगी। तो अगर उस क्लास में लर्निंग को उसे फ्लेक्सिबल बनाना है, यानी कि ईजी बनाना है, तो उसके लिए जो लर्निंग प्रायोरिटीज़ हैं उसमें, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए वो क्या करे? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए? उनको इग्नोर कर दे? नहीं। उनको मिटा देना चाहिए? नहीं। उनका दमन कर देना चाहिए? नहीं। जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही ख़त्म कर देंगे तो क्लास में लर्निंग होगी कैसे? तो हर बच्चे का जो एक डिफरेंस होता है उसको क्या करना चाहिए? कंसीडर करके आपको जो करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्लास में पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। आकलन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के अंकों की व्यापकता का पता लगाना? नहीं। आकलन जो होता है वो अंकों को मालूम करने के लिए नहीं होता है, उसके लिए आपका समेटिव टेस्ट होता है जिसमें ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा है उसकी लर्निंग जो रेट है वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना? नहीं। उसके लिए क्या होता है आपका? समेटिव असेसमेंट। विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना? नहीं। जो आकलन होता है उसका मेन पर्पस होता है कि बच्चे की जो सीखने की रेट है, बच्चे की जो सीखने की दर है, उसको आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर सके कि कहाँ बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ बच्चे को इम्प्रूवमेंट करवाना है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? जो समालोचनात्मक चिंतन होता है दिस इज योर क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी टॉपिक जो है उसके चारों पहलुओं के बारे में सोचना कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव है तो कहाँ तक होगा। हर पहलू को जब आप सोचते हैं तो उसे हम बोलते हैं समालोचनात्मक थिंकिंग। प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना,
विद्यार्थियों से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको अगर बच्चों में प्रोत्साहित करना है तो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होगा, ठीक है। अगर आप तुरंत उत्तर देने के लिए बोलेंगे तो बच्चा क्या होगा, होपलेस हो जाएगा, और कई बार बच्चे रटा रटाया उत्तर दे देते हैं। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है तो उसके लिए पहले हमें हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, तो स्टूडेंट्स को भी टाइम देना होगा जिससे कि वो आपस में डिस्कस कर सकें। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जो होता है वो कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, लेट सपोज आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे दिल्ली, तो ये क्या है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं। विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना, नहीं। अगर बच्चे आपस में पीयर ट्यूरिंग जो होती है, सहपाठी अधिगम या फिर एक दूसरे से डिस्कस करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप उस चीज़ को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या कहेंगे, विमर्श हेतु समय देना। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। सुविधा वंचित मतलब मान लीजिए कोई बच्चा एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे उसके फैमिली इनकम जो है वो सही नहीं है, ना तो उसको पढ़ाई के लिए माहौल सही मिल रहा है, ना उसके पास बुक्स पेन वगैरह या फिर कपड़े वगैरह खरीदने के लिए पैसे हैं। तो उन बच्चों के समावेशन के लिए क्या चीज़ है जो एक हर्डल है, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। कैसे, अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख रहे हैं तो ये समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि आप हर बच्चे को ध्यान में रख के एक फ्लेक्सिबल करिकुलम के साथ आप पढ़ा रहे हैं। रचनात्मक आकलन ये भी बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो उसमें बच्चे को ड्यूरिंग द प्रोसेस आप इम्प्रूवमेंट करवाते हैं कि कहाँ बच्चे को कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे को सेंटर में रख रहे हैं तो ये भी समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। लेकिन जब आप रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये एक हर्डल होता है, ये समावेशन का भाग कभी भी नहीं होता। रूढ़िबद्ध अवधारणा मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप, लड़का लड़की का अवधारणा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, एक हर्डल होता है। पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण है, स्केच बनाना, वाचन, देखना और सुनना। पठन वैफल्य है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब जहाँ पे लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है। जब किसी चीज़ के लेखन में दिक्कत आती है तो वाचन में आप लिख रहे हैं नहीं, देखने में आप लिख रहे हैं नहीं, सुनने में लिख रहे हैं नहीं, लेकिन जब आप स्केच बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और चुनौती कहाँ होगी, लिखने में। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो उसके लिए हमें ब्रेन जो लिपि है उसको यूज़ करना चाहिए। जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट्ट पर लिखनी चाहिए। जब आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ब्लैक बोर्ड पर रख देंगे और बच्चा जो है वो ब्लाइंड है, वो देख ही नहीं सकता, तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन काम की है नहीं है। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ब्लाइंड है और आप उसको ब्रेल लिपि यूज ही नहीं करने दे रहे हैं, जो स्लेट आती है जिसपे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है, अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बैन कर देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, हो सकता है। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य देना चाहिए, नहीं, उनको सिंपैथेटाइज नहीं करना है कि केवल और केवल उनको आप सरल काम दे रहे हैं। ये बच्चे जो होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी रिटन इन्फॉर्मेशन है उसको मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधित्व पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। बेसिकली इसने पूछा है कि जो बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं, ठीक है, उन बच्चों का गुण क्या है। उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बच्चे बहुत सीवियर इंट्रोवर्ट होते हैं, एक ही रूम में बंद रहते हैं, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता। आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल और औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। जब आईक्यू लेवल जो है आपका वो एवरेज से ऊपर चला जाएगा तो ये बच्चे ऑटिज्म वाले बच्चे नहीं होते, इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो बिलो द एवरेज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3।
इनमें जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना वो ना के बराबर होती है। ये बच्चे किसी से बात नहीं करते, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और एक ही काम को ये बार बार रिपीट करते जाएंगे। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बच्चों में जो प्रतिभाशीलता होती है वो किस प्रकार से परिलक्षित होती है यानी कि दिखती है। बुद्धि का निम्न स्तर, बिल्कुल गलत है। बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना। अगर बच्चा ऑलरेडी प्रतिभाशील है तो वो क्रिएटिव होगा, तो वो काम को इजीली क्यों छोड़ेगा, उनको तो चैलेंजिंग काम अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके पाने की अक्षमता नहीं, जब बच्चा किसी काम को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ध्यान को केंद्रित करके उस काम को जल्दी से जल्दी करेगा। लेकिन इनमें क्या होता है, बोधगम्यता जो होती है उसका बहुत हाई लेवल होता है। बोधगम्यता मतलब किसी भी चीज़ को समझने की जो क्षमता होती है वो इनकी बहुत उच्च होती है, मतलब एक बार में एक टॉपिक को ये समझ लेते हैं। विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वैसी ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर जो है वो दोनों ही सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे, जो स्कूल्स हैं उनको अगर बच्चों के अंदर नवीन ज्ञान को बनाना है, नवीन ज्ञान अगर बच्चों के अंदर सृजित करना है तो जो गोल पाठ्यचर्या होती है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए, बल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर के सहयोग से नवीन ज्ञान का जो सृजन होता है और उसकी जो व्याख्या करने की क्षमता है वो होती है। बच्चा जो है वो टीचर के सपोर्ट से अपने ज्ञान जो है उसको बढ़ाता है, ठीक है, और चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है वो उनकी धीरे धीरे बढ़ती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जो विद्यालय हैं उनको किस पर बल देना चाहिए। सीखी गई सामग्रियों को जो का त्यों कहना नहीं, हमें बच्चे को रटवाना नहीं है कि जो आपने पढ़ाया है बच्चा एज इट इज उसको बोले। पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम और रचनात्मक अधिगम। जो विद्यालय है उनमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। रचनात्मक अधिगम होता है जब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। करिकुलम से सीखकर आप कभी भी एक रचनात्मक थिंकिंग को जन्म नहीं दे सकते। जब आप कॉन्टेक्स्ट से हटके ही लर्निंग करवा रहे हैं तो वो लर्निंग का पार्ट नहीं होगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्वयं अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्वयं आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको बच्चों में लर्निंग के लिए एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, जब आप बच्चों में सेल्फ असेसमेंट के अवसर कम कर देंगे तो कैसे चीज़ें पॉजिटिव कैसे रहेंगी। लेट्स सपोज अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कई बार हम अपना आकलन खुद ही करते हैं कि हमको ये टॉपिक कितना आता है। स्वयं आकलन हेतु अवसर देना, ऑब्वियसली आप बच्चे को खुद के असेसमेंट के लिए अवसर दीजिए। प्रतियोगी भावना नहीं, हमें बच्चों में आपस में लड़वाना नहीं है। मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये कभी भी पॉजिटिव आंसर हो ही नहीं सकता जहां पर आप एक स्टैंडर्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं। तो अधिगम परिवेश को अगर सृजित करना है तो क्या करना होगा, स्वयं आकलन के अवसर देने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि योग्यता का जो अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य है विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बोला है कि ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू डेवलप एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। जो एक टीचर है उसको बच्चों में एंटिटी व्यू जो होता है उसकी एबिलिटी को डेवलप करना चाहिए। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी मोटिवेट्स स्टूडेंट टू लर्न मोर इफेक्टिवली, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप एक ही तरीके से जब सोचते हैं तो अगर आप उस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों में तो ये चीज़ क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और आर दोनों ही गलत हो जाएंगे। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है।
कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक लचीलापन, अपसारी चिंतन एंड विमर्शात्मक लेखन। तो ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें हर्डल क्या होगा, जब आप एक ही प्रॉब्लम को कि मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही तरीके से सोचने का सोचते हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ को लेकर के फिक्स हो जाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सिर्फ इसी तरीके से होगी, वहाँ पे वो क्या होता है आपके लिए एक हर्डल का काम करता है। अगर आप संज्ञानात्मक लचीलापन कैरी करते हैं तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। अपसारी चिंतन, एक ही प्रॉब्लम को जब आप 1000 तरीके से सॉल्व करने की सोचने हैं। रिफ्लेक्टिव राइटिंग, जब आप विचार विमर्श करके किसी भी चीज़ को राइट डाउन करते हैं, दैट इज कॉल्ड विमर्शात्मक लेखन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थी की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने की बजाय उन पर चर्चा करें, क्योंकि ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके अपने आधार बना लेते हैं और अधिगम की प्रक्रिया में ये अर्थपूर्ण है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि क्या है। बेसिकली इसे बोला है कि जो टीचर है उसको स्टूडेंट्स की जो भ्रांतियां होती हैं, जैसे कई बच्चे नहीं होते अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ मतलब चीज़ों को लेके बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन रहता है, तो उसकी वो पहचान करे और उसको तुरंत की तुरंत डिस्कस करके उसको दूर करें। ये जो मिसकंसेप्शन होते हैं ये वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप होते हैं, मतलब बच्चा अपने दिमाग में इनको क्रिएट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवेश में ऐसी चीज़ें देखता है जिसकी वजह से वो उनको अपना बेस बना लेता है और उनको लर्निंग की प्रक्रिया में वो एक अर्थपूर्ण मैटर में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, बेसिकली जो भ्रांति होती है, मिसकंसेप्शन, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे उसकी दादी बोलती है कि तुम लड़कियों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ठीक है, जेंडर को लेके कुछ बोलती है, या फिर किसी चीज़ को वो ऐसा दिमाग में बिठा लेता है कि ये काम सिर्फ लड़के करते हैं, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, तो वो उस चीज़ को अपना बेस बनाएगा और कहीं ना कहीं वो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करेगी। तो ये टीचर की एक मोरल ड्यूटी होती है कि वो जो भी मिसकंसेप्शन है उसको वहीं के वहीं दूर करे और चीज़ों को एक पॉजिटिव मैनर में आगे डिस्ट्रीब्यूट करे। भावनाएं जो होती हैं, इमोशंस, वो अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, लेकिन स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं और स्मृति को भी ना अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। जो इमोशंस होते हैं ना, वो आपको लर्निंग को भी इफेक्ट करते हैं और आपकी मेमोरी जो है उसको भी इफेक्ट करते हैं। कैसे? लेट सपोज आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, घर में उससे पहले आपकी किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई, ठीक है, तो उस टाइम जो आपका इमोशन रहेगा वो बहुत, आप एक बैटल मोड में रहेंगे। तो आप एग्जाम में बैठ के जब किसी भी क्वेश्चन के आंसर को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको रिकॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब आप एक कॉन्शियस माइंड में नहीं है। और आपकी जो लर्निंग होगी, अगर आप कोई दिन आपके किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, ठीक है, या फिर मम्मी ने कुछ डांट दिया, तो उस दिन आप देखना स्कूल जब जाएंगे तो आपकी जो लर्निंग होगी वो एक पॉजिटिव मैनर में नहीं होगी। तो बेसिकली अधिगम भी इससे अफेक्टेड होती है और मेमोरी भी इससे अफेक्टेड होती है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेट सपोज आपकी तबीयत सही नहीं है तो आपका पढ़ने में दिमाग लगेगा? नहीं लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो? नहीं। बच्चा सीखने के लिए मोटिवेट कब होगा? जब आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें दे रहे हैं। बिना किसी चुनौती वाला हो? नहीं। आप जब किसी भी चीज़ को चुनौती भरा रखेंगे तो बच्चा पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। उनके जीवन से संबंधित हो, बिल्कुल सही बात है। जब आप रियल लाइफ बेस्ड किसी इंसिडेंट को क्लास में लाएंगे तो बच्चा पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा, और अगर अमूर्त होगा तो बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई भी चीज़ जो है वो उसको सामने दिख ही नहीं रही है, आप उसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके जा रहे हैं तो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विद्यार्थियों में अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो लर्निंग है उसको फ्लेक्सिबल बनाना है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए? नहीं। अगर लर्निंग को फ्लेक्सिबल रखना है और इजी रखना है तो आप बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ये तो और भी नेगेटिव है। बच्चे का जब आप स्ट्रक्चर, जो सेंटर है, सेंटेंस है, उसकी संरचना को जब आप स्पष्ट ही नहीं करेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे?
अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए और विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिगम का अति सामान्यकरण मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देना, और जो निस्तारण है उसको कम करना चाहिए नहीं। अधिगम को तो जितना ज़्यादा आप सामान्यीकरण कर सके उतना ज़्यादा सामान्यीकरण करना चाहिए, ठीक है। और जो लर्निंग है उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। विषय से संबंधित जो शब्द जाल है उसके प्रयोग से बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे के सामने जो वर्ड एक नेट होता है वो क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फूड नेट होता है ऐसे ही ये नहीं कि शब्दों का आप एक बहुत बड़ा जाल बना दे रहे हैं जिसमें बच्चा उलझ के रह जा रहा है, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपको बच्चों को शब्द जाल से दूर रखना होगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का अभाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। यहाँ पे पूछा है अधिगम में जो बाधा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होगी, ठीक है। पहले पढ़ाए गए विषय ज्ञान से ज्ञान को संबंधित करना, इससे कभी भी हर्डल पैदा नहीं होता है। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके अगर आप बच्चे को कोई नया ज्ञान दे रहे हैं तो उसमें हर्डल नहीं है। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का अभाव, जब आप स्कूल जो कल्चर है उससे बच्चे को दूर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को उससे अलग कर दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, लर्निंग में हर्डल ऑब्वियसली होगा। बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, जब मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, जब बच्चा खुद करके सीख रहा है तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिव है। लेकिन जब आप विद्यालय संस्कृति जो होती है, हर स्कूल का एक कल्चर होता है, उससे जब आप बच्चे को दूर कर देंगे तो अधिगम में बाधा उत्पन्न होगी। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। तो अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।